नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। एरियर पर वित्त मंत्रालय की लगी मोहर, डीए पर फैसला वापिस सहित आर्मेड फोर्सेज में रिटायरमेंट और पेंशन सहित पेंशनधारियों केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के लिए आज की बड़ी खबरें है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़े हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, सेना में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी, पेंशन के पैमानों में भी होगा बदलाव। जी हां, आपको बता दें कि सशस्त्र बलों में अफसरों के रिटायरमेंट की उम्र और उनकी पेंशन के नियम बदलने वाले हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इन बदलावों के लिए सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। सरकारी प्रस्ताव में देश की तीनों सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ ही अलग अलग उम्र में सेवानिवृत्ति के आधार पर पेंशन का प्रतिशत भी तय किया जाएगा। आइए जानते हैं आखिर क्या है आर्मेड फोर्सेज में रिटायरमेंट और पेंशन का पैमाना बदलने का प्रस्ताव, किसने की ही यह पहल। जी आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय के तहत बना नया विभाग मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसरों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। साथ ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने पर पेंशन काटने का भी प्रस्ताव है। क्यों हो रहा है प्रस्ताव का विरोध? जी आपको बता दें कि आर्मेड फोर्सेज के अंदर इस प्रस्ताव को लेकर खासी नाराजगी जताई जा रही है। नाराजगी इसलिए है क्योंकि इसके लागू होने पर रिटायर्ड होने वाले अफसरों की पेंशन पर भी असर पड़ेगा। इस मामले पर कोर्ट जाने की भी तैयारी की जा रही है। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट को सीडीएस जनरल विपिन रावत हेड करते हैं। किसके निर्देश पर होंगे बदलाव? जी आपको बता दें कि मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट से 29 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 10 नवंबर तक इस संदर्भ में ड्राफ्ट एसएल तैयार कर लिया जाएगा। इसे सीडीएस जनरल विपिन रावत देखेंगे। किन अधिकारियों के रिटायरमेंट एज में बदलाव? नए प्रस्ताव आर्मी के कर्नल और नेवी और एयरफोर्स में तथा एयरफोर्स में इसके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 54 से बढ़कर 57 करने, ब्रिगेडियर और इनके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 56 से बढ़ाकर 58 साल करने और मेजर जनरल एवं समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 58 साल से बढ़ाकर 59 साल करने का प्रस्ताव है। लेफ्टिनेंट जनरल और इससे ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और सैनिक और नेवी एयरफोर्स में इनके समकक्ष जो लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल और मेडिकल ब्रांच में हैं, उनकी रिटायरमेंट एज 57 साल करने का प्रस्ताव है। पेंशन में कटौती का क्या होगा फॉर्मूला? जी आपको बता दें कि प्रस्ताव में प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले अधिकारियों की पेंशन को अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। इसमें कहा गया है कि 20 से 25 साल की सर्विस में 50% पेंशन, 26 से 30 साल की सर्विस में 60% और 31 से 35 साल की सर्विस में 75% और 35 साल से ज़्यादा की सर्विस में पूरी पेंशन दी जाएगी। सरकार क्यों ला रही है यह प्रस्ताव? जी आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है कि सीनियर पोजीशन में कम वैकेंसी होने की वजह से कई अधिकारी बोर्ड आउट हो जाते हैं। वही कई स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट जो हाई स्किल जॉब के लिए ट्रेंड होते हैं वो दूसरे सेक्टर में काम करने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। इससे हाई स्किल्ड मैन पावर का नुकसान होता है और ये आर्मेड फोर्सेज के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। अगली बड़ी खबर, पेंशन धारक हो जाए अलर्ट, जल्द निपटा ले ये काम वरना रुक जाएगी आपकी पेंशन। जी आपको बता दें कि अगर आप पेंशन है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि पेंशनरों को अपनी पेंशन वक्त पर पाने के लिए सबसे जरूरी होता है जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट। लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। अगर यह वक्त पर जमा नहीं किया जाए तो पेंशनर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पेंशन रुक भी सकती है। ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट संबंधित विभाग में जमा करवाना होता है। इसके लिए पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जमा करें डिटेल। जी हां, आपको बता दें कि पहले पेंशन भोगियों को बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर हर साल यह सर्टिफिकेट जमा कराना होता था, लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सीनियर सिटीजन के लिए घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा जमा कराने की शुरू की है। इस साल ऑफलाइन माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तिथि 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2020 तक है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप साल में किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से 1 साल तक के लिए यह लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। आपको बता दें कि देश भर में करीब 64 लाख लोग साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा कराते हैं। ऑनलाइन जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पेंशन
डिसबर्सिंग बैंक उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सबमिट किया जा सकता है। डिजिटल सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले पेंशनर्स को यूनिक प्रमाण आईडी लेना होगा। यह आईडी पेंशनर्स के आधार नंबर और बायोमेट्रिक के जरिए जनरेट किया जाता है। पहली बार ये आईडी जनरेट करने के लिए लोकल सिटीजन सर्विस सेंटर जा सकते हैं, जहां आधार ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा आप पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी की किसी ब्रांच में भी जा सकते हैं। पेंशनर्स को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और पेंशन अकाउंट नंबर देने के साथ बायोमेट्रिक भी देना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्नॉलेजमेंट SMS आएगा। इसी में आपका प्रमाण आईडी भी होगा। प्रमाण आईडी जनरेट करने के बाद आपको पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है। आप जीवन प्रमाण पोर्टल प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। एजेंसी पोर्टल से भी जीवन प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। पेंशन उमंग ऐप के जरिए मोबाइल या सिस्टम पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, ऐसे क्रय वाउचर खरीदिए और लेट टैक्स में छूट का फायदा। जी आपको बता दें कि यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। यदि कोरोना चलते कर्मचारी यात्रा नहीं कर सके और लीव ट्रेवल अलाउंस यानी LTA का क्लेम नहीं कर सके, उनके लिए सरकार ने एक अलग योजना की घोषणा की है। पिछले दिनों अक्टूबर में सरकार ने LTA कैश वाउचर घोषित किया था। इस योजना के तहत केंद्र के कर्मचारी नकद धनराशि खर्च करके खरीदारी कर सकते हैं और उनके बिलों के माध्यम से LTA की राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ने गैर केंद्रीय कर्मचारियों को भी सुविधा का लाभ दे दिया था। हालांकि इसके लिए शर्त है कि कैश वाउचर का लाभ नॉन फूड आइटम्स को लेकर ही दिया जाएगा या फिर उन चीज़ों पर दिया जाएगा जिनका टैक्स 12% या उससे अधिक लगता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस योजना के तहत किस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारी खरीदारी कर सकते हैं। नकदीकरण का क्लेम, अवकाश के एवज में नकदीकरण का क्लेम करने के लिए कर्मचारी को सामान की खरीदारी पर लीव एंटाइटलमेंट की धनराशि के समान ही पैसा खर्च करना होगा। LTA की छूट का दावा प्रस्तुत करने के लिए दोनों प्रकार की श्रेणियों के कर्मचारियों को अपने LTA पात्रता के मूल्य का न्यूनतम 3 गुना पैसा खर्च करना होगा। इसके लिए कर्मचारी को GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड विक्रेता से खरीदारी करना होगी। यह 12% या उससे ज़्यादा GST वाले सामान की खरीदारी पर ही मान्य होगा। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि यह सारा भुगतान डिजिटल ही किया जाना चाहिए। ऐसे मिलेगी टैक्स में छूट। जी आपको बता दें कि देश में किसी भी स्थान पर यात्रा करने के लिए कर्मचारी को दिए गए LTA क्लेम की राशि पर टैक्स में छूट दी जा सकती है। यह यात्रा कोई भी कर्मचारी या तो सपरिवार अवकाश पर अथवा कार्य के दौरान रिटायरमेंट पर मान्य होती है। नियम यह है कि कोई भी कर्मचारी 4 कैलेंडर ईयर की पहले से तय ब्लॉक अवधि के दौरान 2 यात्रा के लिए LTA का फायदा उठा सकता है। इसमें ब्लॉक अवधि 2018 से 2021 चल रही है। लाभ से हो सकते हैं वंचित। यह ध्यान रखें। जी आपको बता दें कि यदि कर्मचारी नकद भुगतान करता है या चेक के जरिए पेमेंट करता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। इसके अलावा कर्मचारी को अपने संस्थान को बिना टैक्स चुकाए गए चालान की मूल प्रति भी जमा करानी होगी। यदि कर्मचारी पूरी राशि खर्च नहीं कर पाया तो उन्हें इसका अनुपातिक फायदा भी मिलेगा। अगर LTA कर्मचारी वेतन का हिस्सा है तो संस्थान कर्मचारी के LTA क्लेम को स्वीकार नहीं करेगा। कर्मचारी का स्लैब रेट पर टैक्स कम करने के बाद राशि को टैक्सेबल एलिमेंट के तौर पर ही माना जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिवाली पर सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों को मिलेंगे 10,000 रुपये। एरियर का भी भुगतान होगा और मिलेगा फायदा और मिलेगा लाभ। जी आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य शासन के कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर विशेष राहत देने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के पालन में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 10,000 रुपये का त्योहार अग्रिम, 40,000 रुपये या इससे कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों को मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार विशेष त्योहार अग्रिम योजना लागू करने जा रही है। एरियर भुगतान के भी आदेश। जी आपको बता दें कि इसके साथ ही शासकीय सेवकों को स्वीकृत 7 वेतनमान के एरियर की तीसरी और अंतिम किस्त के 25% राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जाएगा। राज्य शासन के इस निर्णय से त्योहार मौके पर जहां एक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। राज्य शासन ने सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों को भुगतान की कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने त्योहार के समय में कर्मचारियों के लिए और कोविड-19 के कारण बंद हुई आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की दृष्टि से लिए गए निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता जाहिर करता है। संविदा अस्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी को भी मिलेगा लाभ। जी आपको बता दें कि विशेष त्योहार अग्रिम योजना के अंतर्गत सुविधा अस्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी तथा शासन से 100% अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मी भी शामिल किए गए हैं। स्थानीय निकाय तथा अन्य निगम मंडल के कर्मचारियों के लिए संबंधित निकाय इस योजना को लागू करने के संबंध में निर्णय करेंगे।
ऐसे में कर्मचारियों को जिनके साथ वेतनमान में कुल मासिक वेतन 40,000 रुपये इससे कम है, स्थायी कर्मियों के लिए वेतन की मासिक सीमा 12,000 या इससे कम है। योजना क्रियान्वयन से राज्य शासन पर लगभग 400 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार आएगा। एरियर का भी भुगतान जी आपको बता दें कि शासकीय सेवकों को स्वीकृत सात वेतनमान के एरियर की तीसरी और अंतिम किस्त के 25% राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों को सात वेतनमान के एरियर की प्रथम एवं द्वितीय किस्त मई 2018 तथा मई 2019 में दी गई थी। तीसरी तथा अंतिम किस्त का भुगतान मई 2020 में किया जाना था, किंतु कोविड-19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी होने से किस्त का भुगतान नहीं हो सका। त्योहारी सीजन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से शासकीय सेवकों को सात वेतनमान के एरियर की तृतीय एवं अंतिम किस्त के 25% राशि का भुगतान नवंबर माह में किए जाने का निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर, पीएफ पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, 5,000 रुपये हो सकती है ईपीएस पेंशन, जल्द मिलेगी खुशखबरी। जी आपको बता दें कि प्रोविडेंट फंड पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, साथ ही एम्प्लॉयज पेंशन फंड ईपीएस भी ज्यादा हो सकता है। पीएफ पर ज्यादा ब्याज दिलाने और ईपीएस पर ज्यादा रिटर्न दिलाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ को जल्द ही इससे जुड़े अहम फैसले ले सकता है। सूत्रों की माने तो संसदीय समिति ने इसके लिए लेबर पैनल गठित किया है जो इस पर काम करेगा। इस हफ्ते लेबर पैनल की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में पैनल ईपीएफओ के तहत 10 खरब रुपए के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगा। पैनल का गठन पिछले महीने ही किया गया था। सूत्रों की माने तो ईपीएफओ को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद कैसे बनाया जाए, इस पर भी पैनल विचार करेगा। काफी समय से ईपीएफओ के कोष को फंड मैनेजर देख रहे हैं, साथ ही इसके निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में ये पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेगा। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने पर जोर। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार का मकसद असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भट्टा मजदूर, कोबलर, चीर बनने वाले, घरेलू कामगार, कृषि निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। ईपीएफओ पहले केवल संगठित क्षेत्र के लिए ही था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर दिया है। 5,000 रुपये तक बढ़ सकती है पेंशन। जी हां, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पीएफ कोष के लिए गठित पैनल की बुधवार को होने वाली बैठक में कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधार की मृत्यु के मामले में परिवारों को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी। ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक भुगतान करने पर विचार होगा। कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संसद को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि ईपीएफ कोष पर पैनल कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौंपेगी। पैनल के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा भी दिया है। मिल सकता है ज्यादा ब्याज। जी हां, आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज दिए गया है। यह पिछले 5 वित्तीय वर्षों में सबसे कम। ऐसे में इसे भी बढ़ाने की तैयारी है। अगर पैनल अपनी रिपोर्ट में ज्यादा रिटर्न दिलाने वाली जगह पर निवेश करता है तो इसका फायदा आपको भी मिलेगा। अगले वित्तीय वर्ष में ज्यादा ब्याज दिलाना भी पैनल की जिम्मेदारी होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर दिसंबर अंत तक या जनवरी में तय होगी। उससे पहले पैनल की सिफारिश के आधार पर इसे तय किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, बेहतर तरीके से दीपावली मना पाएंगे सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स। वित्त मंत्री से चर्चा के बाद लिया बड़ा फैसला, डीए फ्रीज व इंक्रीमेंट देने का सरकार से ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों को महंगा भत्ता देने का प्लान बनाया है। कोरोना के कारण प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को डीए और इंक्रीमेंट मार्च में ही रोक दिया गया था, जिस पर प्रदेश के सरकार के सीएम और वित्त विभाग के बीच चर्चा हुई है। इसमें महंगा भत्ते की तीसरी किस्त कर्मचारी खाते में डाले जाने पर फैसला हो चुका है। साथ ही डीए या इंक्रीमेंट को लेकर अगले 2 से 3 दिनों में फैसला लिया जा सकता है। 5 करोड़ रुपए आएंगे बाजार में। सरकार के कर्मचारियों को महंगा भत्ता की तीसरी किस्त देने से बाजार में 500 करोड़ रुपए आएंगे। ये वही महंगा भत्ता है जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनवरी से नहीं दिया गया है। इसी की किस्त को लेकर सीएम भूपेश बघेल और वित्त मंत्री के SCS के बीच चर्चा हुई है। दरअसल कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाया था कि कोरोना के कारण काफी आर्थिक नुकसान हुआ है, सरकार ले रही है कर्ज। जी आपको बता दें कि कर्मचारियों को डीए देने से सरकार के खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन उनके परिवार वाले बेहतर तरीके से दीपावली मना पाएंगे। इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने किसानों को धान की कीमतों के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बैंक से 1000 करोड़ रुपए का खर्च लेने की बात कही थी, जिससे कि किसानों को 1500 करोड़ रुपए दिए जा सकेंगे।
एक कर्मचारी को 6 से 25,000 रुपये मिलेंगे। जी आपको बता दें कि 7वें वेतनमान के लागू होते ही राज्य की तत्कालीन रमन सरकार ने कर्मचारियों के एरियर का भुगतान 6 किस्तों में जारी करने की घोषणा की थी, जिसकी एक किस्त बीजेपी सरकार और दूसरी कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई। तीसरी किस्त कोरोना की वजह से रुकी हुई थी। अब सरकार के फैसले से कर्मचारियों की दिवाली और भी अच्छे से मनेगी, क्योंकि कर्मचारियों को इससे 6,000 से लेकर 25,000 रुपये तक मिलने वाले हैं। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त भी दे सकती है, जिससे सरकार पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों को तोहफा हुआ है बड़ा ऐलान, मिलेगा सभी को बम्पर फायदा। जी आपको बता दें कि केंद्रीय व राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों में खुशी की लहर है। सरकार ने 3 महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के लिए जीपीएफ की ब्याज दर की घोषणा कर दी है। सरकार के इस ऐलान के मुताबिक इस तिमाही के लिए जीपीएफ की ब्याज दर 7.1% रखी गई है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक मामलों के बजट सेक्शन में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस ब्याज दर को 1 अक्टूबर 2020 से लागू माना जाएगा। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार हर साल वित्तीय वर्ष की हर तिमाही के शुरुआत में स्मॉल सेविंग स्कीम यानी लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में बदलाव करती है। इसके बाद जीपीएफ और अन्य ब्याज योजनाओं को लेकर भी ब्याज दरों में संशोधन तय किया जाता है। जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर की समीक्षा हर 3 महीने में होती है। जीपीएफ एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही है, लेकिन ये हर तरह के कर्मचारियों के लिए नहीं होता है। जीपीएफ का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही मिलता है और वह भी रिटायरमेंट के वक्त। ये एक तरह की रिटायरमेंट योजना होती है, क्योंकि इसका पैसा कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15% तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं। हालांकि यह पीएफ से सर्वथा अलग प्रकार का फंड होता है। अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को नहीं लगाने होंगे चक्कर, अगले दिन ही शुरू होगी पेंशन। 7 दिन पहले जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट। जी हां, आपको बता दें कि देश के सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को एक खुशखबरी है। रिटायरमेंट के तुरंत बाद कर्मचारी फिर अधिकारियों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्हें पेंशन के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटायरमेंट के अगले दिन ही पेंशन मिल सकेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हिसार जोन से प्रक्रिया शुरू कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में प्रदेश के हिसार के अलावा फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, जिंद, रोहतक के करीब 10 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए प्राइवेट से लेकर सरकारी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार तो पेंशन नहीं मिलने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सीएम तक से शिकायत की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त प्रितोष कुमार और हिसार के प्रवर्तन अधिकारी अनुरंजन कपूर ने बताया कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही पेंशन लेने के लिए पात्र कर्मचारी रिटायरमेंट से करीब 1 सप्ताह पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। प्रयास रहेगा कि रिटायरमेंट के अगले दिन से पेंशन कर्मचारी को दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हिसार जोन के जिलों में से व्यवस्था शुरुआत 2 नवंबर से की जा रही है। इसमें हिसार जोन के करीब 10 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा देगी मोदी सरकार। देश में कोरोना संकट की एक बड़ी मार सरकारी कर्मचारियों पर पड़ी है। केंद्र के साथ तमाम राज्यों की सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि को अगले साल तक के लिए टाल दिया था, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फिर से प्रभावी कर सकती है। ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है। इससे देश भर में करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके बाद केंद्र की तर्ज पर राज्यों की सरकारें भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दे सकेगी। गौरतलब है कि साल के शुरू में केंद्र सरकार ने डीए भुगतान को मंजूरी दे दी थी, लेकिन मार्च महीने में कोरोना संकट के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से सरकार के राजस्व संग्रह पर बुरा असर पड़ा। इसके बाद मोदी सरकार ने अगले साल यानी 2021 तक के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया था। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 80% महंगाई भत्ता मिलता है। पिछले दिनों ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कर्मचारियों को दिवाली के लिए तोहफे की घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि सभी कर्मचारियों को बिना ब्याज के 10-10 हज़ार रुपये एडवांस दिए जाएंगे, जिससे कि वे त्योहारी सीजन में खरीदारी कर सकेंगे। इससे 10,000 रुपये पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसके अलावा कर्मचारी को मिलने वाले शॉपिंग कार्ड का इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक करने की बात कही गई थी। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार। जी आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी
निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था के हालात दुरुस्त की जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते मेंटेनेंस अलाउंस के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। डियरनेस अलाउंस के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर गृह गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाली है। फिलहाल 17% ही महंगाई भत्ता इस साल खर्च मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी भी 17% की दर से ब्याज महंगाई भत्ता मिल रहा है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल महंगाई भत्ते में कोई बदलाव नहीं होगा। नए प्राइस इंडेक्स का प्रभाव अगले साल के मध्य से देखने को मिल सकता है। सीधे तौर पर इसका लाभ 45 लाख कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही महंगाई भत्ते में कोई इजाफा नहीं हो, लेकिन प्राइस इंडेक्स में मामूली बदलाव से भी उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अगली बड़ी खबर 1 अक्टूबर से सैलरी हाइक देगी टीसीएस। रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं दूसरी तिमाही से। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला 1 अक्टूबर से लागू करने की बात कही है। 30 सितंबर 2020 तक टीसीएस में 4,53,540 कर्मचारी थे। टीसीएस का कहना है कि वह ऑर्गेनिक टैलेंट डेवलपमेंट में निवेश जारी रखेगा, जिसका मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना है। टीसीएस कर्मचारियों ने दूसरी तिमाही में 1 करोड़ घंटे कक्षाएं चली, जो उससे पहले की तिमाही से 29% अधिक है। कंपनी ने बताया कि 3,52,000 से अधिक कर्मचारियों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है और 4,27,000 से अधिक कर्मचारियों को एजाइल मेथड से प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा आईटी सर्विसेज का ऑडिशन रेट 8.9% रहा, जो अब तक का सबसे कम है। अगली बड़ी खबर 7th पैक के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नया सूचकांक जारी है। डीए पर भी पड़ेगा इसका असर। जी हां, आपको बता दें कि 7वें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ये खबर 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को महंगा भत्ता को लेकर है। दरअसल केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी आधार वर्ष में बदलाव कर दिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज नया सूचकांक CPI-W इंडेक्स जारी किया है। नए आधार वर्ष पर आधारित CPI जारी करते हुए श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में जब नए वेतन आयोग के मुताबिक महंगाई भत्ते का निर्धारण होगा, उस दौरान इसका असर दिख सकता है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को भविष्य में महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की गणना इसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। जब इसे आधार वर्ष में परिवर्तित किया जाता है तो महंगाई भत्ते पर इसका असर पड़ता है। मालूम हो कि साल के शुरुआत में मोदी सरकार ने डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी थी। हालांकि कोरोना महामारी के कारण बाद में सरकार ने डीए भुगतान पर रोक लगा दी थी। अगली बड़ी खबर 65 लाख पेंशन भोगियों को मिल सकती है खुशखबरी। बेसिक पेंशन को लेकर यह फैसला भी संभव। जी आपको बता दें कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO इसे लेकर व्यवस्था बना सकता है। सरकारी संबंध में निर्णय कर सकती हैं कि कर्मचारी संगठनों ने श्रम मंत्रालय को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना EPS में मासिक पेंशन राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। APS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। जल्द ही इसकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।